लगता है तुम भी रात भर सोए नहीं। मुझे यकीन था किसी दिन हमारी मुलाकात जरूर होगी। मैं सोते जागते तुम्हारे सपने देखती रही। भैया ने दिल्ली में कई बार शादी का जिक्र किया, मैं टालती रही। अभी 8 दिन पहले भैया का ट्रांसफर यहाँ हुआ तो मैं खुशी से पागल हो गई। अचानक तुम्हारा यूं मिलना मेरी उम्मीदों को हौसला दिया है। मगर मेरी सारी उम्मीदें कल रात जलकर राख हो गई। क्या हुआ तुम्हारे साथ? अगर इंसान की नजर से देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ। वैसे तुम करते क्या हो? अब तक बेकार हूं, जैसे करोड़ों इंसान पढ़ लिख कर बेकार है। कई काम मांगने या सीखने जाता हूं तो लोग कहते हैं कि तुम तो एमए पास हो, तुम्हारे लायक हमारे पास कोई काम नहीं। अच्छा होता अगर मेरी माँ ने मुझे बचपन में किसी काम पर डाल दिया होता। आज 4 पैसे कमाने के काबिल तो रहता। मेरी माँ ने कैसे कैसे सपने देखे होंगे, कैसी कैसी खुशियां सोची होंगी, सब धरा का धरा रह गया। नफरत होती है मुझे इन स्कूल और कॉलेजों से जो यहाँ रुपए बटोरने के लिए खोले गए हैं। 10 साल है ये सब, जहाँ रुपया बनाया जाता है। भैया की जान पहचान बहुत फैली हुई है, मैं उनसे कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करा दूंगी। अगर सिफारिश या रिश्वत से नौकरी लेनी होती तो आज मैं तुम्हारे भैया से भी बड़ा अफसर बना रहता। भैया आ गए, मैं अभी तुमसे मिला देती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये खून के धब्बे कैसे? भैया, जिसके लिए मैं शादी टाल रही थी वो इत्तेफाक से कल रात हमारे घर आया हुआ है। फसाद में उसकी पिंडली पर गोली लग गई थी, उसी खून के धब्बे हैं। क्या नाम है उसका? विजय प्रकाश, उसने यहीं से एमए किया है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा। विजय, विजय। शायद चला गया। वो आपसे नौकरी के लिए मदद लेने से शर्माता है, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। सुजाता, तुम आइंदा से उससे मिलना जुलना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी है। पुलिस की गोलियां खाना ही उसका मुकद्दर है। ओवरटेक करो।
सब जल गए होंगे, मर गए होंगे, ये सब गया सराइयां हैं। मुझे उनकी हड्डियां चाहिए। इंक्वायरी कमीशन के सामने जवाब मुझे देना है, तुम्हें नहीं। सत्या सिंह ने लड़ झगड़ कर इंक्वायरी कमीशन बिठाया है, पुलिस की खाल उधेड़ कर रख देगा। जाओ तलाश करो। क्या कहा तुम्हारी पार्टी के अध्यक्ष ने? सब किए कराए पर पानी फेर दिया। फसाद में 900 आदमी मारे गए, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं चली। कहता है जनता में विश्वास पैदा करने के लिए सद्भावना यात्रा चलाओ और फिर मेरी मांगों पर आगे गौर किया जाएगा। आगे तुम्हारी पार्टी का अध्यक्ष उठने 6 महीने लगाता है और बैठने 6 महीने। अगर उसकी बात मानोगे ना तो चीफ मिनिस्ट्री तो दूर की बात है, इस मिनिस्ट्री से भी हाथ धो बैठोगे। उसका तो बस एक ही असूल है, जो जीता वो अपना और जो हारा वो पराया। तो फिर तुम ही बताओ आप क्या करें। तुमने मुझसे पूछे बिना इंक्वायरी कमीशन बैठा लिया है, क्या जरूरत है ऐसी बेवकूफी करने की? याद रखना, ये राज बहादुर राठौर तुम्हारी तलवार से तुम पर हमला करेगा और जिन एमएलए पर तुम तकिया कर रहे हो ना, वो यूं फिसल जाएंगे, यूं। हाँ साहू, मुझे डराने की बजाय काम की बात करो। मेरी पार्टी के 4 एमएलए तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें 14 एमएलए की जरूरत है, उन्हें खरीद डालो। आजकल वादे और मुलाहिजे से काम नहीं बनते। और फिर इन एमएलए की बारात दिल्ली रवाना करो, तब कहीं जाकर तुम्हारी पार्टी के अध्यक्ष झुके तो झुके। तुम जानते हो वो इंटरव्यू भी नहीं देगा उन्हें। तो फिर इस झंझट से निपटने के लिए राज बहादुर राठौर को ही खत्म कर दो। जहां 900 आदमी मरे हैं वहां 901, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नतीजा 100% निकलेगा। फौरन यहाँ से चलिए, आपकी जान को खतरा है। दुश्मन यहीं कहीं आसपास होगा। दुश्मन हमने देखे हैं बहुत। दुश्मनी करने वाले, वक्त की हर सांस से डरने वाले, जिसका हामी है खुदा, कौन उसे मार सके? हम नहीं, बम और बारूद से मरने वाले। सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने शिमला कॉन्फ्रेंस से हमें हिदायत दी है कि आपको फौरन जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाए। आप हमेशा इनकार करते हैं, अब तो कबूल कर लीजिए। आपकी सिक्योरिटी किस काम की कमिश्नर साहब? जो श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जैसे लीडरों को न बचा सकी, वो हमें क्या बचाएगी? देखिए, जिन्हें अवाम से डर होता है, उन लीडरों को सिक्योरिटी की जरूरत होती है। सर, आपको किसी पर शक है? शक तो हमें हमारी आस्तीन के सांपों पर है। हम खुद उन्हें एक दिन ढूंढ लेंगे। सर, अभी अभी पता चला है कि धमाके में जो बारूद इस्तेमाल की गई थी, वही बारूद पिछले फसादात में भी इस्तेमाल की गई थी। फिर तो हमारा शक यकीन में बदल गया। अब ये मत पूछिएगा कि वो है कौन। वो जो कोई भी है, पुलिस की पहुंच से दूर है। एक न एक दिन हम उनका नकाब उलट देंगे। अब आप जा सकते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार।
साहू, तुम्हें हमारी सरकार से कोई तकलीफ है जो हमसे मिलने आए हो? सर वो शराब और जंगल के ठेके के बारे में जो फाइल आपको भेजी गई थी, सुना है आपने उसे नामंजूर कर दिया है? तुमने ठीक सुना है साहू। हम जंगल की कटाई और शराब पर पाबंदी लगाने की स्कीम बना रहे हैं, इसलिए आगे किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो फिर हुकूमत की आमदनी घट जाएगी सर, और पब्लिक की भलाई के काम अधूरे रह जाएंगे। वो नाजायज दौलत और जायदाद जिसे तुम जैसे लीडरों ने दोनों हाथों से बटोर कर रखा है, उसे हम जब्त करेंगे और वो सब काम पूरे करेंगे। हम सब जानते हैं कि तुम जैसे लीडर राजनीति में आने से पहले क्या थे और अब क्या हैं। हम इस सिलसिले में इंक्वायरी कमीशन बिठाने वाले हैं। जी, बहुत अच्छा ख्याल है। इस नेक काम में मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। सर, ये रुपया मेरी तरफ से तोहफा समझकर कबूल कर लीजिए। इसे किसी नेक काम में लगाएं या पार्टी फंड में, वो आपकी मर्जी। मेरा काम हो या ना हो, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। अच्छा, नमस्कार। हाँ, रुक जाओ। अगर हम चाहें तो तुम्हें अभी अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले कर सकते हैं, मगर फिलहाल तुम्हारी सजा यह है कि अपने गुनाहों से भरा हुआ ये सूटकेस अपने सर पर लाद कर ले जाओ। दीनू काका। हुकुम साहब बहादुर। देखो, ये इनके पापों का भरा हुआ सूटकेस इनके सर पर लाद दो। जी, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं खुद अपने हाथों से ले जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, इस सूटकेस को तुम अपने सर पर ही रख कर ले जाओगे, नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। नमस्कार। नमस्कार। ये आप क्या कर बैठे? हमाम में फिसल गया था, मामूली सी मोच है पाँव में। राठौर साहब, आप तो जानते ही हैं कि संसद में हमारी पार्टी को पूरा बहुमत प्राप्त नहीं है। जब भी संसद में हम किसी अच्छे काम के लिए बिल पेश करते हैं तो ये विपक्षी दल वाले बहुत उधम मचाते हैं। इसीलिए हमने कोशिश कर करा के विपक्षी दल के 12 एमपीज को अपनी पार्टी में लेने का फैसला किया है, जिसके बाद हमें संसद में पूरा बहुमत मिल जाएगा। उन एमपीज को देने के लिए मुझे 12 करोड़ रुपए चाहिए। प्रेसिडेंट साहब, मांगे के उजाले से घर रोशन तो किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए रोशन रखा नहीं जा सकता। आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि हम सियासत के मामले में रुपए के लेने देने की हेरा फेरी ना तो जानते हैं और ना ही जानना चाहते। मैं तो आपकी भलाई के बारे में सोच रहा था। अगर आप राजनीति के तकाजों को समझ नहीं पाएंगे तो मुझे उन लोगों से मदद लेनी पड़ेगी जिनसे आप खुश नहीं हैं। हम जानते हैं कि आपकी साहू के साथ मुलाकातें बढ़ रही हैं, और आप भी ये जानते हैं कि हम रुपया इकट्ठा करने में आपका साथ नहीं दे सकेंगे। तो मैं आपके इस फैसले को आपका आखिरी फैसला समझूं। बेशक बेशक, आज के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी। हम बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार को सरकार मानते ही नहीं।
हाँ जी जी। हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, इत्तेफाक की बात देखिए कि हम अभी अभी आपको याद कर रहे थे। जी हाँ जी हाँ, कल हम दिल्ली पहुंच जाएंगे जी। आतंकवाद को आपने ही बढ़ावा दिया है और अब आप खुद उसका शिकार होते होते बच गए हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, इंक्वायरी कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। खुली बात यह है कि अब आपके साथ एमएलएस की मेजॉरिटी नहीं रही। हम पूछते हैं कि खरीदे हुए एमएलएस की भीड़ को ही मेजॉरिटी कहा जाता है। जी हाँ, राजनीति में ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना पड़ता है। इसीलिए इस खेल के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। गलत लोगों का पार्टी में शामिल होने का सिलसिला तो चल ही रहा था, मगर अब गलत तौर तरीके भी चल पड़े हैं। हमें अफसोस है प्रेसिडेंट, बहुत अफसोस है। तो फिर पार्टी छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? पार्टी किसी की मीरास नहीं कि किसी के कहने से हम आ जाएंगे और उसी के कहने पर हम चले जाएंगे। हम पार्टी में हैं, लेकिन इसलिए कि हमें पार्टी के सिद्धांत बहुत प्यारे हैं। लेकिन एक बात यकीनी है प्रेसिडेंट साहब कि हम इस पार्टी से गलत और बुरे लोगों का निकाला जरूर करेंगे। आप एक अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं। राठौर जी, सोने की तलवार जाहिरी तौर पर अच्छी लगती है, लेकिन उस तलवार से मैं अपनी गर्दन नहीं कटवाना चाहूंगा। आप त्याग पत्र दे दें, क्योंकि आप कमजोर हो गए हैं। कमजोर? और हम कमजोर ना हम कभी थे और न कभी हो सकेंगे। शाह की चाल आपने चली है, हम देखेंगे आप अपनी भेड़ बकरियों को कब तक बचा पाएंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, वक्त का इंतजार कीजिए। वो तो ठीक है। आपने त्याग पत्र क्यों दे दिया? पार्टी अध्यक्ष को साफ साफ बता दिया होता कि सारे दंगे फसाद और आप पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ सत्य सिंह ही नहीं, साहू भी है, जो अपनी पार्टी के 3 एमएलए मुट्ठी में लेकर राजनीति में हेरा फेरी करता रहता है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सत्य सिंह के पास तो पहले से ही पैसा और ताकत भी है। अगर उसे सरकारी अधिकार भी दिया गया तो वो तो सारे राष्ट्र में अंधेरा ही अंधेरा फैला देगा। सूरज की कदर अंधेरा होने के बाद ही तो होती है। अगर हाई कमांड इसी तरह अपने फैसले बदलती रहेगी तो पार्टी की इमेज क्या होगी, देश का भविष्य क्या होगा? वही जो तुम देख रहे हो। आप जैसे धर्म उपदेशक अगर कुर्सी छोड़ देंगे तो सत्य सिंह जैसे अधर्मी आकर उस पर बैठ जाएंगे। लोकतंत्र का क्या होगा? अरे भाई, लोकतंत्र है कहाँ? हर पार्टी में 4, 8, 12 काली भीड़ होती ही है। उन्हें खरीदा जाता है, सरकारें बनाई जाती हैं और सरकारें चलाई जाती हैं। तो हम भी इन भेड़ों को खरीद सकते हैं? हाँ, तो फिर हम में और सत्य सिंह में फर्क ही क्या रहा? इसीलिए राजनीति एक तजारत बन चुकी है और हम ताजर नहीं। याद रखो, जब विचार का दीप बुझ जाता है तो आचार अंधा हो जाता है, और हम अंधेरा फैलाने नहीं, अंधेरा मिटाने आए हैं। फिर तो सत्य सिंह जैसे झूठे का राज चलता रहेगा। नहीं नहीं, घर का पालतू कुत्ता भी जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसे उठा दिया जाता है, इसलिए कि कुर्सी उसके बैठने की जगह नहीं। सत्य सिंह की भी यही मिसाल है। आप साहिबान जरा इंतजार कीजिए। मैं श्री सत्या सिंह ईश्वर को साक्षी मानकर और भारत के संविधान के प्रति आस्था रखते हुए पद और गोपनीयता की शपथ लेता हूँ और अपने दायित्व के निर्वहन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्वीकार करता हूँ।
मुबारक हो। मुबारक। सर, हाईकमांड ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रख दी है, मुझे आपकी मदद और रहनुमाई की बहुत जरूरत है। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए? कल जो थे चमचे हमारे, आज वो लीडर हो गए। इसका मतलब क्या होता है? मैं समझाता हूं तुम्हें, चलो। जिसे देखो वो फूल लिए चले आ रहे हैं, और ये मुझे फूल न खाने के न पीने के। हाँ, 500 नोटों के हार लाए तो कोई बात बनती है। ये क्या कर रही हो? अरे तनिक ठहरिए ना, हम आपकी नजर उतार रहे हैं। और जाने कौनों की बुरी नजर लग गई हो, चीफ मिनिस्टर जब बन गए हो। डैडी, साहू जी आए। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो भाभी जी। ये जीत मेरी नहीं, तुम्हारी जीत है। ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मैं खुश तो तुम खुश। कितने का है? 1 करोड़ का है, नादिर है। मैं किसी का एहसान नहीं रखता। मतलब अब तुम्हें मेरी मदद और दोस्ती की जरूरत नहीं है? अरे गजब करते हो, तुम्हारे बिना मेरी राजनीति कैसे चलेगी? तो फिर मुझे जंगलात की कटाई का ठेका चाहिए। तुम तो मेरे बाप निकले। जिसके लिए मैंने इतने पापड़ बेले हैं, वो क्या मैं यूं ही उठाकर तुम्हें दे दूं? इससे करोगे? तुम दोस्त समझदार हो। मैं खुश तो तुम खुश। हाँ, याद रखो, ठेकेदार का नाम न तुम्हारा होगा न मेरे बेटे का। किसी तीसरे जमोरे के नाम पर ठेका ले लो। वो मैं जानता हूं, वरना किसी को राजा बनाने का खेल क्यों खेलता? मैं खुद राजा बन बैठता। चलो, मेरी तरफ से मेरे एमएलए घनश्याम दास के फार्म हाउस पर तुम्हारे लिए पार्टी है। कोई देख लेगा तो? हम भी उसे देख लेंगे। नमस्कार। तुमने मुझे सैल्यूट नहीं किया? मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूं मान्यवर। तो यूनिफॉर्म पहनकर आए होते। मैंने मजाक किया, बैठो। ये मेरे दोस्त बलराज साहू हैं। इनको जब भी पुलिस की जरूरत पड़े फौरन मदद कर देना। इनका हुक्म मेरा हुक्म समझना। मान्यवर, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कभी किसी के हुक्म की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मान्यवर, मैंने सुना है वो जो इंक्वायरी कमीशन दंगे फसाद की जांच के लिए बिठाया गया था, मैंने उसे उठा दिया है। क्या जरूरत है उसकी? आप ही ने तो बिठाया था। तब मैं मिनिस्टर था, अब मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूं। जनता पहले से ही जली मरी है। उनको दोषी ठहराओ, उनके ऊपर मुकदमे चलाओ, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं खुश तो जनता खुश। मैं चलता हूं सर। हाँ, जाओ। अच्छा काम करना, समझे? अब मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूं। मेरे स्टेट में अमन और शांति का राज होना चाहिए। ऐसा ही होगा सर। खारा लगता है। जब तक मीठा नहीं बन जाता ट्रांसफर भी नहीं करूंगा। देखता हूँ पुलिस में रहकर अग्नि परीक्षा कब तक देता है। ये देखिए, विजय ने हमको धमकियां भेजी है दाम घटाने के लिए। सर, हम खुद चाहते हैं कि अपना माल कम से कम दामों में बेचे, लेकिन आप बीच में टपक पड़ते हैं। आप कहते हैं चंदा दो, भाव बढ़ा दो। आखिर कितना चंदा दें हम आपको? आपको चंदा दें, आपकी पार्टी को चंदा दें, एमएलए खरीदने के लिए चंदा दें, और इन सबके बदले में मिलता क्या है? सिर्फ बदनामी और आवाम का गुस्सा। आपने हमसे 10 करोड़ रुपए लिए, चावल और चीनी के भाव बढ़वाए। हमसे 5 करोड़ रुपए लिए और सीमेंट के भाव बढ़वाए। हमसे भी 2 करोड़ रुपए लिए और दवाइयों के दाम बढ़वाए। कहाँ तक गिनवाए, आप खुद बताइए। आपका रुपया मैंने अकेले हड़प नहीं किया। मेरे बाप दादा भी ऊपर बैठे हैं, उनकी भी झोलियां भरनी पड़ती हैं मुझे। जब आप हमसे रुपया लेते हैं तो आपको हमारी हिफाजत भी करनी चाहिए। आप लोग ना दाम घटाने की चिंता करें, ना इन धमकियों से डरे। विजय को मैं देख लेता हूँ। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं।